भारत के महान सुधारकों पर हमारी इस चर्चा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले भाग में हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात की थी। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं एक और बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन के साथ। वो है आर्य समाज और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्य समाज की। देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली आवाहन था, एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। अब सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या था। चलिए समझते हैं। अच्छा, तो इस क्रांतिकारी आंदोलन के पीछे कौन थे? ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब एग्जाम के लिहाज से कुछ जरूरी बातें याद रखिएगा। उनका असली नाम था मूलशंकर। उनकी 1874 में आई किताब सत्यार्थ प्रकाश एक मील का पत्थर साबित हुई, और उनके सुधारों की वजह से उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा गया, जो उनके प्रभाव को साफ साफ दिखाता है। अब हर आंदोलन की एक शुरुआत होती है ना? आर्य समाज के लिए ये शुरुआत हुई 1875 में बॉम्बे में, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1877 में इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। ये कदम दिखाता है कि आंदोलन कितनी तेजी से बढ़ रहा था। ये जो नारा था ना, वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के आंदोलन का दिल था। सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा था। ये सिर्फ पुरानी बातों को याद करना नहीं था, ये एक तरह से हिंदू धर्म को उसकी जड़ों, उसकी असली शिक्षाओं पर वापस ले जाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। उन्हें लगता था कि समय के साथ असली ज्ञान कहीं खो गया है। तो आर्य समाज के सिद्धांत क्या थे? देखिए, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ही क्रांतिकारी थे। पहली बात, वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। इसके अलावा बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। और हाँ, शुद्धि आंदोलन भी शुरू किया, ताकि जो लोग धर्म बदल चुके थे उन्हें वापस लाया जा सके। कुल मिलाके ये एक पूरा सामाजिक और धार्मिक बदलाव लाने की कोशिश थी। किसी भी महान नेता की असली विरासत तो उनके बाद भी जिंदा रहती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के मामले में उनकी सबसे बड़ी विरासत हमें शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई। आगे चलकर शिक्षा को लेकर आंदोलन के अंदर ही 2 अलग-अलग विचार सामने आए। एक तरफ थे लाला हंसराज, जिन्होंने डीएवी स्कूलों की शुरुआत की, जहां भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह की शिक्षा दी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ थे स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने गुरुकुल शुरू किए, जो पूरी तरह से पारंपरिक वैदिक शिक्षा पर ही केंद्रित थे। तो एक तरह से ये परंपरा और आधुनिकता की बहस थी। चलिए अब आर्य समाज से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करते हैं, जिसका मुख्य फोकस सेवा और आध्यात्मिकता पर था, और वो था रामकृष्ण मिशन। और इस मिशन के केंद्र में जो महान हस्ती थी, वो थे स्वामी विवेकानंद। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और एक और बात, उनका जन्मदिन यानी 12 जनवरी आज भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि विवेकानंद नाम भी उन्हें खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर मिला था। तो 1897 में जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, तो इसका मकसद सिर्फ उपदेश देना नहीं था। इसका असली काम था अपने गुरु की शिक्षाओं को जमीन पर उतारना, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आदिवासियों के कल्याण के जरिए समाज की सेवा करना। अब बात करते हैं उस एक पल की जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन में वो निर्णायक पल शिकागो में आया था। साल था 1893 और जगह थी शिकागो में विश्व धर्म संसद। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसने सिर्फ स्वामी विवेकानंद को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। उनके भाषण का असर इतना जबरदस्त था कि न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे बड़े अखबार ने लिखा, विवेकानंद निस्संदेह विश्व धर्म संसद में सबसे महान व्यक्तित्व हैं। सोचिए, ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि दुनिया भारत की एक नई और शक्तिशाली आवाज को सुन रही है। शिकागो के बाद विवेकानंद का प्रभाव दुनिया भर में फैल गया। पश्चिम में लोग उन्हें साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया यानी भारत के तूफानी साधु कहने लगे, और अपने देश में सुभाष चंद्र बोस ने तो उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता तक कह दिया। उनकी स्थायी विरासत हमें आज भी बेलूर मठ के रूप में दिखती है, जिसे उन्होंने 1899 में स्थापित किया था।
अच्छा, एक तरफ जहां ये महान सुधारक समाज में काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाल विवाह के खिलाफ एक लड़ाई कानूनी मोर्चे पर भी लड़ी जा रही थी। यहाँ पर दो बहुत ही जरूरी कानूनी पड़ावों को देखना जरूरी है। पहले 1891 में आया मालाबारी प्रस्ताव, जिसने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 12 साल तय की। फिर इसके लगभग 40 साल बाद 1930 में आया शारदा एक्ट। इसने इस उम्र को लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल कर दिया। कह सकते हैं कि ये धीमी लेकिन एक मजबूत प्रगति थी। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक आसान से सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपको बस ये बताना है कि किस सामाजिक धार्मिक सुधारक को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था।